सबसे बड़ा चैलेंज जो डेयरी फार्मिंग में है और जो सबसे बड़ा खर्चा हम जिसकी बात करें, जिसे शुरुआत में सबसे छोटा समझा जाता है, शुरुआत जो है हमने 4 गायों से की थी जी। सेटअप जो है हम लोगों ने शुरू से ही थोड़ा बड़ा रखा ताकि भविष्य में हमें उस तरफ हमें थोड़ा डिस्टर्बेंस ना रहे और हम सिर्फ ये बहन भी दे रहा है। राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, जैसा कि आप इस बोर्ड को देख करके समझ गए होंगे कि मैं आज एक गिर गाय डेयरी फार्म पे पहुंच चुका हूं। उस डेयरी फार्म का नाम है प्योर गिर डेयरी फार्म। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि ये जो डेयरी फार्म है काफ़ी शानदार डेयरी फार्म है और हाई टेक तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पे करीब 100 से 125 गाय आपको देखने को मिलेगी, जो कि प्योर 100% गिर गाय है। तो ये भारत की बहुत ही अच्छी नस्ल है, जो कि खासकर वैसे तो गुजरात प्रदेश की है, लेकिन अभी भारत में, पूरे भारत में इसको कहीं भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी मात्रा में ये गाय मिल जाएगी। और इसकी जो मिल्किंग कैपेसिटी है साथियों, वो भी बहुत अच्छी है। तो आइए सर का फार्म पूरा विजिट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सर का फार्म विजिट करते हैं और देखते हैं उनका गिर गाय फार्म। तो जैसा ही दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे पीछे सर का गिर गाय फार्म, और सर ने करीब 100 से 125 गाय यहाँ पे अपने फार्म पे रखी हुई है। और यहाँ पे प्योर 100% आपको गिर गाय मिलेगी। और सर का जो फार्म है वो पूरा विजिट करते हैं और सर से मिलवाते हैं आपको। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सर सबसे पहले अपना परिचय जरूर दें। मेरा नाम अभिषेक गर्ग है और ये मेरा एक स्टार्टअप है जो मैंने लगभग 2 साल पहले चालू किया है, गिर गाय का। गिर प्योर करके मेरा ब्रांड है, जिसके अंडर में मैं जो है A2 मिल्क सेल करता हूँ ग्लास बॉटलिंग में जी। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 100 बड़ी गाय और लगभग 60-70 छोटी बछड़ियाँ रखी हुई हैं जी। और ये फार्म है जो आप विजिट करते हैं। तो साथियों आइए सर का फार्म पूरा विजिट करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको आज एक बहुत ही खास जानकारी मिलने वाली है। तो आइए साथियों सर का फार्म विजिट करते हैं। तो सर सबसे पहले ये बताएं कि आपके माइंड में कैसे आया कि हमें इस तरह का डेयरी फार्म करना चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ का ये दिमाग में आया कि जब पढ़ाई पूरी हो गई, मैंने MBA की हुई है जयपुर से ही जी। जब पढ़ाई पूरी हो गई तो कुछ ना कुछ खुद का ही काम करने का विचार था। नौकरी करने में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होने के कारण तो कुछ ना कुछ चालू करना ही था। तो जैसे कि हमारे पिताजी को क्या है, थोड़ा एग्रीकल्चर लैंड का शौक है शुरू से ही। तो अब हमारी जनरेशन जो है वो एक पारंपरिक जो खेती हो रही है, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग हो रही है, वो तो नहीं, उसमें इंटरेस्ट था। तो ये सोचा कि कैसे उसका उपयोग किया जाए ताकि हमारी जमीन भी हमारे पास बची रहे और उसका हम कुछ उपयोग भी कर सके। और साथ के साथ कुछ जो मैं पर्सनली क्या है, मिल्क इनटॉलरेंट हूँ, तो जब कभी इसके बारे में सर्च करता तो A2 मिल्क का थोड़ा सा जिक्र ज्यादा ऑनलाइन देखने को मिल रहा था। तो तभी जब उसके बारे में और पढ़ा, तो जब उसका बढ़ता मार्केट देखा, लोगों के प्रति जो जागरूकता बढ़ रही थी, जब उसके बारे में देखा, सोचा, तो लगा कि शायद यही काम अपन चालू किया जाए। तो यही करते करते, सारी रिसर्च करते करते, लोगों से मिलते मिलते थोड़ा सा रुचि इस काम में बढ़ी। और एक मार्केट, एक कमर्शियल पर्पज से भी जब इसको देखा तो थोड़ा वायबल लगा था। तो वैसे ही धीरे धीरे इसको स्टार्ट किया जी सर। तो सर भारत में और भी काफी सारे नस्लें हैं, आपने गिर गाय को क्यों चुना? गिर को चुनने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट की जो रिसर्चेस हैं, उसमें सबसे प्राइमरी जिसको इम्पोर्टेंस दी जा रही थी वो गिर गाय को ही दी जा रही थी सबसे पहले। तो ये इंटरेस्ट बढ़ा कि देसी गायों में यहाँ हमारे पास इतनी नस्ल है
खुद राजस्थान की जो साहिवाल नस्ल है और भी कई सारी नस्ल है हमारे आसपास के राज्यों की, तो वहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंस गिर को दी जा रही है उसी के प्रति सबसे ज्यादा रिसर्चेस की जा रही हैं। ब्राजील में भी इसका थोड़ा सा चलन बढ़ा है, वहां भी काफी एक्सपोर्ट की जा रही थी गिर, क्योंकि वहां के भी थोड़ा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था हमारी इस देसी गाय की नस्ल पे। तब देखा और जब लोगों से मिलना चालू किया, डेयरी फार्म जाना चालू किया, तो वहां भी गिर के प्रति लोगों को रुचि ज्यादा दिखाई दी। तब थोड़ा समझ में आया और थोड़ा सा और रिसर्च किया तो ये पाया पर्सनली जो हम लोगों ने अज्यूम किया कि देसी गायों में भी गिर गाय का जो मिल्क है, जो आउटपुट उनका जो है, उसकी न्यूट्रिशनल कंटेंट बाकी देसी गायों के मुकाबले थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा तो हमें भी लगा कि ज्यादा है, तो इसलिए हमने इस नस्ल से चालू करने का ही विचार हमारा बनाया। तो सर ये भी जरूर पूछना चाहता हूँ, शुरुआत कितनी गाय से की थी? शुरुआत जो है हमने 4 गायों से की थी जी। सेटअप जो है हम लोगों ने शुरू से ही थोड़ा बड़ा रखा ताकि भविष्य में हमें उस तरफ हमें थोड़ा डिस्टरबेंस ना रहे और हम सिर्फ कारोबार बढ़ाने या फिर जो है अपना मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेलिंग करने के प्रति हम लोग जो है उसी जोन में रहे। तो हम लोगों ने 4 गायों से चालू किया था और धीरे धीरे हम लोगों ने इसे बढ़ाते हुए आज हमारे पास लगभग 100 करीब तो बड़ी गाय हैं और बाकी बछड़ियां हैं और 2 हमारे पास नंदी है, जिसमें से एक हमारा खरीदा हुआ है और एक हमने खुद ही के फार्म पे जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं उसे। तो सर ये भी पूछना चाहता हूँ, आप ब्रीडिंग का भी काम कर रहे हो अपने फार्म पे? जी, ब्रीडिंग के प्रति अब मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हुआ हूँ। शुरू में थोड़ा सा मैं जो है ब्रीडिंग लाइन में थोड़ा पीछे रह गया था, क्योंकि थोड़ी सी नॉलेज कम होने के कारण, ब्रीड को पहचानने की कमी के कारण थोड़ा सा हम लोग उस जगह में थोड़ा सा पीछे रहे थे। बाकी अब हम लोगों ने थोड़ा सा पूरा प्राइमरी फोकस जो है हम लोग का नस्ल सुधार पे ही है गौ माता के। जी। तो सर ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे कि दूध कैपेसिटी की बात करूँ तो अपने पास जो गोधन मौजूद है उसमें कितने दूध से कितने लीटर वाली गाय आपके पास मौजूद है? हमारे पास देखिए कम से कम 5 लीटर की भी गाय मौजूद है जी। कुछ ऐसी भी गाय हैं जिनके दुर्घटनावश जो है 1 से 2 थन जो है खराब भी हुए हैं, जिनके कारण उनकी मिल्क कैपेसिटी कम हुई है। और हमारे पास मैक्सिमम 18 से 20 लीटर प्रति दिवस की गाय भी है जिनकी मिल्क कैपेसिटी 20 से 22 लीटर तक भी है। तो सर वैसे अपने भारतवर्ष में लोगों की सोच ज्यादातर हमें देखने को मिलती है कि जो अपनी स्वदेशी नस्लें हैं वो दूध कम देती है, लेकिन जैसे आप बता रहे हैं 20 से 22 लीटर तक की भी दूध देती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की सोच कैसे बदले, कैसे वो अपनी पारंपरिक नस्लें पे आए, उसके बारे में जरूर बताएं सर। इसमें मेरा मानना है कि अगर हम हमारे गौवंश की तरफ पूरी रुचि दिखा के ध्यान दें, अगर हम हमारा पूरा समय दें गौवंश के सुधार की तरफ, नस्ल हम लोग सुधारने में पूरे तरीके से अपना संपूर्ण जो है समय दें, तो हम लोग बिल्कुल हमारी गौ माता को 22 लीटर 25 लीटर 30 लीटर तक भी लेके जा सकते हैं। और जहां तक लोगों का ये सब सोचना है कि अगर ये दूध कम देती है और जिसके कारण आज हम विदेशी नस्ल जैसे जर्सी, हॉलिस्टीन, रेड स्विस इसकी तरफ बढ़ गए हैं, तो ये मेरा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम लोग इसकी तरफ जाएं, क्योंकि इन गायों का दूध तो है पर जो उसकी गुणवत्ता है वो हमारी देसी गायों के आसपास भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है, जिसको हम आज कई तरह के रिसर्चर्स हैं, न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इस तरह के ब्राजील है, वहां के रिसर्चर्स भी जब हमारी गिर गाय को इतना प्राथमिकता दे रहे हैं आज के समय में, इतनी आज वहां एक्सपोर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी ये समझने की जरूरत है कि हमारे गौवंश में कुछ तो ऐसा है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं आज के समय में भी, और हमें इसकी तरफ जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। और मेरा ये भी मानना है कि सिर्फ दूध ही होना काफी नहीं है, उस दूध से हम कितना पोषण पा रहे हैं जी। आज हम कितना पी रहे हैं वो महत्व नहीं दे रहा है, हम उसे क्या ग्रहण कर रहे हैं, किस तरीके से उस दूध को हम लोगों ने जो है गौ माता से प्राप्त किया है, जैसा हम लोग उसे पैदा कर रहे हैं, गौ माता को हम आज के समय में क्या खिला रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है इसके मुकाबले कि हम कितना गौ माता से ले पा रहे हैं जी। और साथियों ये भी जरूर मैं बताना चाहूँगा, सर का जो प्रेम है अपनी गोधन के प्रति वो बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिला। सर ने सभी गायों का नामकरण कर रखा है, तो उसका भी क्या कारण है मुख्य, वो भी सर से जानते हैं। सबसे मुख्य इसका कारण है, ज्यादातर सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जितना भी हम लोगों ने हमारी गौवंश के जितने भी नामकरण किए हैं वो सारे जो हमारे देवी हैं, जो हमारे जो हिंदू धर्म में जितनी भी देवियां हैं उनके नाम पे हम लोगों ने रखे हुए हैं। और इसका जो दूसरा मुख्य कारण है कि जो हमारा गौवंश है वो मनुष्य से बहुत अच्छा दिल लगाता है। हम जब उन्हें नाम से पुकारते हैं तो उन्हें जो आत्मीयता जो प्राप्त होती है, वो जो हम देखते हैं कमर्शियल डेयरी में जहाँ नामकरण की जगह उनका टैग लगा दिए जाते हैं, जहाँ उन्हें बिल्कुल कमर्शलाइज कर दिया जाता है, जहाँ उन्हें सिर्फ एक दूध देने की मशीन
के तौर पे रखा जाता है, वो हमारा कर्म नहीं है। हम गौ माता को अपनी माता की जैसे हम लोग जो है उसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ व्यवहार करते हैं। जब हम गौ माता को आवाज देते हैं तो उसे भी अपनापन लगता है, वो हमें सुनती है, हमारी तरफ देखती है, हमारी तरफ आती है, हमारी तरफ स्नेह प्रकट करती है। तो सबसे मुख्य कारण इसका यही है कि ताकि अपनापन हमें भी हमारी गौ माता से सबसे ज्यादा लगाया जा सके, और हम ये उसे एक कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट की जगह ट्रीट करने से ज्यादा हम एक गौ सेवा की तरफ भी अपना रुझान ज्यादा से ज्यादा रख सके। जी। और सर ये भी पूछना चाहता हूँ, आपका जो पर्पज है डेयरी फार्म खोलने का, वो दूध सेल करने का या गाय लेते हो और सेल करते हो, ये भी काम है आपका, वो भी बताएं। अभी जो हमारा प्राइम जो पर्पस चल रहा है एज अ कॉमर्शियल बिजनेस, तो हम लोग सिर्फ मिल्क सेल कर रहे हैं और मिल्क प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और अब जैसे कि अभी लगभग 2 साल का ही समय हुआ है अपना जो गिरगा फार्म है उसको चालू किए हुए, और हम लोग नस्ल पे भी काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम लोग गौवंश हमारा बढ़ता जाएगा तो हम बिल्कुल आगे चल के समय पर जो है गौवंश आगे भी बेचने का पूरा उसका पर्पस रखेंगे। तो सर जैसे कि आपने शेड बनाया हुआ है, जो बाड़े की व्यवस्था कर रखी है, वो भी जरूर बताएं कि आपने किस तरह से बना रखा है। हम लोगों ने जो शेड है लगभग हमने 200 बड़ी गौ माता के हिसाब से हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ है। इसमें हम लोगों ने क्या है डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये एक सेक्शन है, ये हमने एक गौ माता के लिए बनाया हुआ है जो कि मिल्किंग के अंदर है। इसके बगल में आप देखेंगे तो सिर्फ ये जो बछड़ियां हैं, जो इन गौ माता की जो संतानें हैं, उनके लिए हम लोगों ने बनाया हुआ ताकि मिल्किंग के समय पे डायरेक्ट उनको गौ माता के पास छोड़ा जा सके और मिल्किंग की प्रोसेस जो है हम लोगों की तरफ से चालू की जा सके। यहाँ पे आप एक बाड़े में देख रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे सब जगह जालियों का सिस्टम यहाँ पे कर रखा है। इसका कारण ये है कि जितना भी गौ माता का गौमूत्र है वो इसके द्वारा रिस्क के हम लोगों ने जो सेंट्रलाइज्ड अंडरग्राउंड टैंक्स बना रखे हैं वहां पे सारा एकत्रित होता है, और इसे हम फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए एज अ फर्टिलाइजर या फिर एज अ डिफरेंट जो हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं या और यूज ले रहे हैं, उसमें हम लोग उसे डायरेक्ट ले पाते हैं। तो सर ये भी जानना चाहता हूँ, काफी किसान साथी डेयरी फार्म खोलते हैं लेकिन उनको दूध का दाम है वो पूरा नहीं मिल पाता और उस वजह से उनको घाटा हो जाता है और वो डेयरी फार्म बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए वो क्या करें, उनको कुछ जरूर आप बताएं। इसके लिए मैं मेरे किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगा कि अपना खुद का ब्रांड बनाना, आज के समय में अगर आप देसी गौवंश का दूध निकाल कर अगर उसे आप बेचना चाहते हैं, उसे आप मार्केट में डिलीवर करना चाहते हैं, तो सबसे प्राइमर जो आपका फोकस होना चाहिए वो खुद का ब्रांड बनाने पे ही है। क्योंकि जहां हम बात करें कि हम अमूल को, सरस को अगर इनको देते हैं तो ये सब जो है कॉमर्शियल जो वेंडर्स हैं, ये सिर्फ आपको फैट के बेसिस पे ही आपको जो है रेट देते हैं। और जो हम लोग जो देसी गौवंश का जो हम लोग ये सब व्यवसाय कर रहे हैं या फिर इनका जो मिल्क हम लोग सेल करना चाह रहे हैं, ये फैट बेसिस पे ना होके जब हम लोग जिस तरीके से हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हम लोग जो A2 मिल्क प्रोवाइड करा रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से इनको रख रहे हैं, ये हम लोग उसकी रेट चार्ज कर रहे हैं। जहाँ हमें मालूम है कि हम आज हॉलिस्टीन जर्सी रख के 3 गुना तक प्रोडक्शन ले सकते हैं, फैट भी उसमें लगभग आपको ही मिल जाएगी, क्योंकि दूध की गुणवत्ता कभी भी फैट से निर्धारित नहीं होती। उसके बाकी के उसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, गौ माता ने क्या चारा जो ग्रहण किया है, क्या उसका अन्न जो उसने ग्रहण किया है, जिसको उसने बदला है इस पोषक तत्व में, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं किसान भाइयों से यही कहूंगा कि अपना अगर आप ब्रांड बनाएं तो आप मार्केट में इसे जब आप खुद सेल करें, बीच में जितने भी मिडल मैन है, जितने भी ये बीच के जितने भी दलाल हैं, आप इन्हें कम से कम रखें, खुद डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाएं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा शुद्ध और ज्यादा से ज्यादा ताजा तरीके से उनको दूध प्रोवाइड कराएं, तभी हम इसमें मैक्सिमम जो है हमारा दाम हम ले सकते हैं। जी। तो सर अभी मैं जानना चाहता हूँ आप किस रेट में दूध बेच पा रहे हो और मतलब कौन कौन सी पैकिंग में आप दूध उपलब्ध करवाते हो? हम लोग जो है एक कांच की बोतल के अंदर अपना जो है प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं। हम लोग के पास 1/2 लीटर और 1 लीटर दोनों की पैकेजिंग है मिल्क के अंदर। हम लोग बटर मिल्क भी सेल करते हैं, जो कि हमारा जो बिलोना घी है उसकी प्रोसेस के द्वारा जब हम लोग जो है हमारा छाछ हम लोग बनाते हैं, उसकी 1 लीटर की पैकेजिंग है जो हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। घी जो है हमारा, हम लोग सिर्फ बिलोना घी बनाते हैं, हम लोग क्रीम बेस्ड या फिर किसी और फैक्टर से घी का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो हम लोग की जो घी की पैकेजिंग है वो 1/2 लीटर और 1 लीटर में अवेलेबल है। और इसके अलावा हम व्हाइट बटर बनाते हैं जो कि 250 ग्राम और 500 ग्राम की पैकेजिंग में है। मिल्क जो है हम लोग अभी जो है प्रेजेंट टाइम में हम लोग 88 रुपीज लीटर जो है कस्टमर्स को डिलीवर कर रहे हैं। रॉ मिल्क हम लोग देते हैं, पैस्चराइजेशन हम लोग करते नहीं है और होमोजेनाइजेशन भी हम लोग नहीं करते हैं। छाछ जो है हम लोग 1 लीटर की पैकेजिंग में दे रहे हैं जो कि 36 रुपीज लीटर हम लोग
बेच रहे हैं, और घी हम लोग 2000 रुपए लीटर बेच रहे हैं, और जो व्हाइट बटर है हम लोग वो 850 रुपए प्रति 500 ग्राम हम लोग मार्केट में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा जो ब्रांड है वो गिरप्योर करके है। इसमें हम लोगों का ब्रांड का नाम रखने के पीछे यही कारण था कि एक तो हम लोग लोगों को ज्यादा बता पाए कि हम लोग सिर्फ गिर गाय के ऊपर ही फोकस्ड है, इसलिए हम लोगों ने अपना नाम का आगे का हिस्सा गिर और बाद का हिस्सा प्योर रखने के पीछे कि हम लोग उसको ज्यादा ताजा और फ्रेश और प्योर फॉर्म में हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग जितना भी अपना प्रोडक्ट है सारा ऑनलाइन सेल करते हैं। हम लोगों का खुद का वेबसाइट है www.girpure.in करके, जिसमें कस्टमर डायरेक्ट अपना वॉलेट रिचार्ज करते हैं, ऑनलाइन अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं और हम लोग उसे डिलीवर कर देते हैं। जी, तो सर डिलीवरी की सुविधा मौजूद है क्या अपने फार्म? डिलीवरी हम लोग खुद ही करते हैं। हमारा जयपुर के अंदर ऑफिस है, ऑफिस कम गोडाउन है, जहाँ पे हम लोगों के जितना भी जयपुर मार्केट है वहाँ के हम लोगों ने डिफरेंट डिलीवरी एग्जीक्यूटिव रखे हुए हैं और अपने एरिया के अकॉर्डिंग वो डिलीवरीज करते हैं। हाँ, तो सर जैसे ही कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो एक बार अपनी वेबसाइट जरूर बताएं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.girpure.in। ये हमारी कमर्शियल वेबसाइट है। इस पर जाके कस्टमर्स जो है लॉग इन कर सकते हैं, खुद का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और वहीं से अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। जी सर, अब मैं चारे के बारे में जरूर जानना चाहता हूँ। जो चारा आप डालते हो हरा चारा, वो जैविक तौर पे कैसे पैदा करते हो वो भी जरूर बताएं। हम लोग जो है हरा चारा है जिसमें हमारा मेजर जो कंपोनेंट है वो नेपियर ग्रास का रहता है जी। हम लोग ये जितना भी चारा है सारा हमारा इनलैंड इन फार्म पे ही हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्गेनिकली हम लोग इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग काऊ यूरिन, काऊ डंग और थोड़े और अलग फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं। जो कुट्टी है, कुट्टी के अंदर जो सूखा चारा है बेसिकली उसके अंदर हम लोग ज्वार की कुट्टी इस्तेमाल करते हैं। ज्वार की कुट्टी हमारा इन फार्म ही प्रोड्यूस होता है। और हम लोग जो बाट है, बाट हम लोग बने बनाए कट्टे लेने की जगह जो है हम लोग जो है मार्केट से अलग अलग फॉर्म्स में लेते हैं। लाइक हम लोग मक्का है, ये बारले है, जौ जो जिसे हम लोग कहते हैं, गेहूं दलिया है, मूंग है, चना है, ये सब हम लोग डायरेक्ट मंडी से परचेस करके और खुद ही का बाट हम लोग इन फार्म जो है प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं, उसे फीड बनाते हैं हम लोग उस चीज का। तो सर जैसा कोई नया किसान साथी डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो उसको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं वो जरूर बताएं। सबसे बड़ा चैलेंज जो डेयरी फार्मिंग में है और जो सबसे बड़ा खर्चा हम जिसकी बात करें, जिसे शुरुआत में सबसे छोटा समझा जाता है, वो है हरा चारा और बाट जी। क्योंकि जो हमारा मेजर एक्सपेंस है, हमारा जो मंथली जो हमारा एक्सपेंस है उसका जो मेजर पार्ट है वो एक तो हमारा सबसे बड़ा बाट में जाता है जी। और हमारा हरे चारे में जाता है। दूसरा, कई किसान साथी इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि जब हम शुरू में हम गौपालन कर रहे हैं, जो हम लोग बछड़ियां तैयार कर रहे हैं, बछड़े तैयार कर रहे हैं अपनी गायों के अलावा, उनका भी जितना भी पोषण है वो हमें इसी खर्चे में से, जो दूध हम लोग दूध देने वाली गौमाता के दूध बेच के जो हम लोग कमा रहे हैं, उसी में से उसी खर्चे को हमें शुरू में उठाना पड़ता है, जिसको बहुत से साथी इग्नोर कर देते हैं और महीने का जो उनका खर्चा है उनकी जो है कैलकुलेशन से बहुत ऊपर आ जाता है और उनका जो है बजट को बिगाड़ता है जी। तो सर अब मैं लास्ट में ये भी जरूर जानना चाहता हूँ, जैसा कि आपके पास 100 से 125 अभी गाय मौजूद है, तो प्रति महीने कितनी इनकम इनसे हो जाती है वो जरूर बताएं। देखिए, इनकम की बात करें तो अभी हम लोग इनकम उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग अभी जो है एक ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहे हैं। क्योंकि अभी हम जितना भी हमें जो दूध बेच के, घी बेच के जो हमें प्राप्त हो रहा है वो हम हमारे फार्म के डेवलपमेंट में ही हम उसे लगा रहे हैं। हमारा ब्रीडिंग को हम लोग ज्यादा से ज्यादा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा हम लोग डाइट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये देखें कि अब हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो जब हमारा खुद का फार्म एक जब डेवलप होगा, हमारा खुद का जो एक हर्ड बनेगा, जिसको हम लोग जब गौमाता हमारे पास खुद की जो तैयार होंगी, जब हम उन्हें सेल करेंगे तो हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम उस स्टेज की बात कर रहे हैं। दूध बेच के हम ये मान सकते हैं कि हम हमारे फार्म का खर्चा उठा रहे हैं और गौ माता को जब हम लोग हमारे फार्म पे जो तैयार कर रहे हैं गौ माता, जब हम उन्हें दूसरे किसान भाइयों को जब हम लोग उनको सौंपेंगे तो वो जब हमारा जो है जो हमें इनकम होगी वो हमारा प्रॉफिट, एज अ प्रॉफिट हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कोई किसान साथी इसको शुरू करता है तो शुरू में दूध सेल कैसे कर सकता है सर, एक बार उनको गाइड जरूर करो। देखिए, ये काम सबसे बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर जो है देसी गायों के दूध को लेके जो है, सब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपना ब्रांड होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। हम सोचे कि हम लोग शुरू में सरस या फिर अमूल को देके और शुरू में हम लोग हमारा एक बार को काम चालू कर सकते हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये काम आपका तभी आगे बढ़ सकता है जब हम इसे डायरेक्ट कस्टमर्स तक बेचे और जब कस्टमर आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर रहा है
तभी आप इसमें मानिए कि आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हम बिल्कुल भी इस चीज की तरफ ना जाएं कि हम शुरू में सरस या अमूल को देने की कोशिश करें, क्योंकि जो हमारा जो खर्चा है इस गौपालन का, देसी गौपालन का, वो अमूल और सरस की जो हमें रेट मिल रही है उससे बिल्कुल भी कतई भी आप आगे नहीं लेके जा सकते। जी, तो सर आज के वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट भी ज़रूर करें कि हमारे वीडियो से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।